नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेंद्र आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रुपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा की, जिसे आम भाषा में दमा कहते हैं। इसके साथ में ब्रोंकियल अस्थमा के क्या कारण होते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा के क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा के लिए क्या क्या जांचें कराई जाती हैं और ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जो कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको कि दमा भी कहते हैं। अस्थमा एक तरीके की एलर्जी ही होती है जो कि पेशेंट को बदलते मौसम में बढ़ जाती है, या फिर बहुत से पेशेंट को ये लगातार बनी रहती है। अस्थमा वो कंडीशन होती है जब एयरवेज, जिसको कि ऑक्सीजन जाने का रास्ता कहते हैं, उसमें सूजन या म्यूकस जमा हो जाने के कारण रास्ता पतला हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और इसके साथ में सांस लेने में सीटी की आवाज़ भी आने लगती है। जब अस्थमा बच्चों में होता है तो इसको चाइल्डहुड अस्थमा कहते हैं, और ये जब बड़ों में होता है तो इसको एडल्ट अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं। अस्थमा होने पर एयरवेज में इन्फ्लेमेशन या सूजन आने लगती है, जिसके कारण लगातार किसी भी चीज़ से एलर्जी बनी रहती है। जिन लोगों में अस्थमा की दिक्कत रहती है उन लोगों में सूजन लगातार बनी रहती है, चाहे सिम्टम आ रहे हों या नहीं। सूजन आ जाने की वजह से एयरवेज पतले हो जाते हैं और एयर का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ में सांस लेने के रास्ते की जो मसल्स होती है वो भी टाइट होने लगती है, जिसके कारण भी एयर के फ्लो का रास्ता पतला हो जाता है और दिक्कत आने लगती है। अस्थमा होने पर एयर फ्लो के रास्ते में म्यूकस का सिक्रेशन भी बढ़ जाता है, जिसके कारण रास्ता ब्लॉक होने लगता है और ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को अस्थमा के सिम्टम देखने को मिलने लगते हैं। जब कोई भी एलर्जी, जैसे कि मौसम के बदलने से, फूलों से, धूल मिट्टी या धुएं से, या किसी और कारण से सांस फूलना, खांसी रहना, सीने में दर्द बना रहना, ये सब दिक्कतें लंबे समय तक रहे तो ये अस्थमा हो सकता है। क्योंकि अस्थमा एक तरीके की एलर्जी होता है। अगर ये एलर्जी नाक के अंदर होती है तो एलर्जिक राइनाइटिस कहलाती है। अगर ये गले में होती है तो एलर्जिक फेरेंजाइटिस कहलाती है, और अगर ये फेफड़ों में हो तो ब्रोंकियल अस्थमा कहलाती है। दोस्तों, अस्थमा होने का अभी तक मेन कारण नहीं पता चल पाया है। डॉक्टर अभी भी इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर या ट्रिगर्स होते हैं जिनके कारण ये दिक्कत बढ़ सकती है। दोस्तों, पहला कारण होता है एनवायरमेंटल एलर्जी। ये एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे कि घर में फर्नीचर, कापी किताबें या किसी और चीज़ पे जमी हुई मिट्टी की वजह से, या फिर घर के पालतू जानवरों की वजह से, या फिर फूल पत्ती, पोल्यूशन, मौसम के चेंज होने, या फिर किसी और कारण से। अगला कारण होता है जेनेटिक। ये अस्थमा होने का एक मेन कारण हो सकता है। जब किसी के पेरेंट को ये दिक्कत होती हो तो उनसे उनके बच्चों में अस्थमा होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी अस्थमा का अटैक देखने को मिलता है। कुछ एलोपैथिक मेडिसिन, जैसे कि एस्पिरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और बीटा ब्लॉकर्स से भी कुछ पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। ओबेसिटी या मोटापा होने के कारण भी अस्थमा होने के चांस बढ़ सकते हैं। कुछ इमोशनल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से भी पेशेंट के इमोशनल होने पर अस्थमा का अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला कारण होता है GERD, जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहते हैं, जो कि इसोफेगस या फिर खाने की नली में एसिड के बढ़ जाने या एसिड रिफ्लेक्स के कारण होती है। दोस्तों, अस्थमा होने की ये एक मेन वजह हो सकती है, जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद भी अस्थमा क्योर हो जाता है।
जिन लोगों को लंबे समय से एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक फेरेंजाइटिस रहती हो, उनको भी अस्थमा होने के चांस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी ये दिक्कत होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अस्थमा होने के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अस्थमा का पहला सिम्टम होता है खांसी आना। पेशेंट को शुरुआत में सूखी खांसी आ सकती है, लेकिन दिक्कत बढ़ने के साथ खांसी के साथ बलगम भी आता है। अस्थमा के केस में देखा गया है कि पेशेंट को आधी रात के बाद और अर्ली मॉर्निंग में दिक्कत बढ़ जाती है। अगला सिम्टम होता है व्हीजिंग साउंड। मरीज को सांस लेते समय या सांस छोड़ते समय या सीवियर कंडीशन में दोनों समय सीने में सीटी की आवाज़ आती है। अगला सिम्टम होता है मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके साथ में पेशेंट का हांफनी आना या सांस फूलना, जल्दी जल्दी सांस लेना और सांस लेने पर घर घर की आवाज़ आना, एक ये भी सिम्टम देखने को मिलता है। मरीज को सीने में भारीपन या जकड़न भी होती है। इसके अलावा ठंडी हवा में सांस लेने से ये दिक्कत बढ़ जाती है। इसी कारण जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो ब्रोंकियल अस्थमा की दिक्कत बढ़ने लगती है। दोस्तों, जब पेशेंट क्लिनिक में आते हैं तो हम लोग कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करके, जैसे कि मरीज के चेस्ट में स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं कि चेस्ट में सांस लेते समय या छोड़ते समय व्हीजिंग साउंड या सीटी की आवाज़ तो नहीं आ रही। इसके साथ साथ मरीज के सिम्टम पूछे जाते हैं, जिससे कि कई बार मरीज की बीमारी के बारे में क्लियर हो जाता है। लेकिन कई कई अस्थमा को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि पहली जांच होती है स्पायरोमेट्री, जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि आपकी सांस लेने की कैपेसिटी कितनी है और आप कितनी अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। अगली जांच होती है PEF, जिसे कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कहते हैं। इस जांच में पेशेंट फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा को फोर्सफुली छोड़ता है, जो कि पीक फ्लो मीटर में प्रति मिनट छोड़ी गई सांस को लीटर में शो करता है। कुछ मरीजों में अस्थमा होने का पता नहीं चल पाता है और उनके फेफड़ों में लगातार हल्की सूजन बनी रहती है, तो उसे प्रॉपर डिटेक्ट करने के लिए एक जांच होती है, जिसे कि फेनो टेस्ट या फिर फ्रैक्शनल एक्सहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसके द्वारा अस्थमा होने का पता चल जाता है। दोस्तों, अस्थमा के लिए कुछ और भी जांचें होती हैं, जैसे कि ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट PFT, जिसको कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, और इसके साथ में चेस्ट एक्सरे। दोस्तों, अस्थमा डिटेक्ट होने के बाद उसका ट्रिगर फैक्टर देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें मार्च अप्रैल में निकलने वाले फूलों और पोलन से एलर्जी होती है। बहुत से पेशेंट को बारिश के मौसम में एलर्जी बढ़ जाती है। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको सर्दियों में दिक्कत बढ़ जाती है। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो कि लगातार ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन अस्थमा बना रहता है, जो कि उनके ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेने से पता चलता है कि वे लोग कांच बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या रुई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां एलर्जी क्रिएट करने के लिए ट्रिगर फैक्टर बना रह रहा है। तो बहुत से पेशेंट अपना ऑक्यूपेशनल बदलने और जगह बदलने से भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए पेशेंट को क्योर करने के लिए उनके काम और रहने की जगह की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। आज मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में अच्छा काम करती है। पहली मेडिसिन है एलेरिया रेसिमोसा क्यू। जिन लोगों को रात में लेटने से सांस की दिक्कत बढ़ जाए और ऐसा लगे जैसे कि गले में कुछ अटका सा हो, तो उन लोगों को एलेरिया रेसिमोसा क्यू की 20-20 बूंदें दिन में 2 बार आधे कप गर्म पानी में मिलाकर लेने से आराम मिल जाता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है एंटीमोनियम टाइट्रेटियम 30 CH की पावर में। जिन पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और जल्दी जल्दी तेज ब्रीथ कर रहे हो और ऐसा लगे कि सांस की नली में बलगम जकड़ा हुआ हो, तो उन लोगों को एंटीमोनियम टाइट्रेटियम 30 CH की पावर 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेने से आराम मिलने लगता है।
अगली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30 CH की पावर में। जिन पेशेंट को आधी रात के बाद दिक्कत बढ़ने लगे और साथ में बहुत बेचैनी हो रही हो और इसके साथ में सीने में जलन महसूस हो रही हो, तो उन पेशेंट को आर्सेनिक हलवा 30 CH की पावर 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। अगली मेडिसिन है इपिकॉप 30 CH की पावर में। जब पेशेंट की सांस फूल रही हो, खांसी आ रही हो और साथ में जुकाम बना हुआ हो और छींकें आ रही हों, इसके साथ में पेशेंट का जी भी मिचला रहा हो, तो उस कंडीशन में इपिकॉप 30 CH की पावर को दिन में 3 बार 2-2 बूंदें देने से आराम मिलने लगता है। दोस्तों, अस्थमा के अटैक को राहत देने के लिए सनेगा क्यूब, ग्रिंडेलिया रोबस्टा क्यूब और ब्लाटा ओरिएंटल्स क्यूब, इन तीनों को मदर टिंचर फॉर्म में बराबर मात्रा में किसी साफ शीशी में मिला लें और फिर इसमें से 20-20 बूंदें सुबह शाम खाली पेट आधे कप गर्म पानी में मिलाकर लेने से काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन थी जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में अच्छा काम करती हैं, लेकिन कुछ और भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि सिम्टम के अकॉर्डिंग देने पर काफ़ी आराम देती हैं। तो ये था आज का टॉपिक ब्रोंकियल अस्थमा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरीके के वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी बीमारी से रिलेटेड आप लोगों की कोई और भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।